आज के वीडियो में एंजाइम्स के बारे में समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन के जटिल अणु हैं जो कार्बनिक उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। यदि प्रोटीन पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में प्रोटीन पर लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु हैं। फिर आगे कहा गया है जो कार्बनिक उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो जो किसी जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे ही उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो एंजाइम कार्बनिक यौगिक हैं। एंजाइम क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं जो कोशिकाओं में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर बनते हैं और शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अपक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। ये पूरी बात हुई। कहाँ पर बनते हैं? कोशिकाओं में बनते हैं, कार्बनिक यौगिक हैं और शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अपक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। मतलब कोशिकाओं में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियमन एंजाइमों के द्वारा ही होता है। ये इसका अर्थ हुआ। कोशिकाओं में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का जो नियमन होता है वो एंजाइम के द्वारा ही होता है। तो ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनकी गति को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं बदलते नहीं हैं, स्वयं चेंज नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। इसीलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। यानी एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अपक्रियाओं की गति को तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं में अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले सन 1833 में पयान ने डायस्टेज एंजाइम को खोजा था। पयान कहो या पैन कहो, इन्होंने सबसे पहले सन 1833 में डायस्टेज एंजाइम को खोजा था और इसके बाद बर्जीलियस ने सन 1835 में जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति का पता लगाया था। जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति, और जैव उत्प्रेरक मैंने किसको कहा है? तो एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी बर्जीलियस ने सन 1835 में एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाया था। और जो कुहन थे, कुहन ने सन 1878 में एंजाइम शब्द को ग्रीक भाषा से लिया था। जो कुहन थे इन्होंने 1878 में एंजाइम शब्द को ग्रीक भाषा से लिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है ईस्ट में। जहां पर इन का मतलब होता है में, जाइम का मतलब होता है ईस्ट, इसीलिए ईस्ट में कहा गया है। चलिए अब एंजाइम्स के सामान्य गुणों को समझा देते हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है प्रोटीन स्वभाव के होते हैं, यानी सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं और जो प्रोटीन होती है ये अमीनो अम्ल की बहुलक होती है, यानी अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। अगर आप प्रोटीन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है एंजाइम्स प्रतिक्रिया की गति को तेज करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम्स हैं ये जैव रासायनिक अपक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एंजाइम्स किसी प्रतिक्रिया को ना तो शुरू कर सकते हैं ना ही इसके संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ना तो शुरू कर सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। एंजाइम्स की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है लेकिन शुरू और बिगड़ नहीं जाती है, किंतु सबस्ट्रेट तथा उत्पाद में संतुलन बना रहता है। ये हो गया प्रतिक्रिया की गति को तेज करना। फिर अगला पॉइंट है एंजाइम्स की प्रतिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन को देखिए, इसमें वसा को विघटित करने वाला जो लाइपेज एंजाइम है ये एथिल ब्यूटरेट को ब्यूटेरिक एसिड और एथिल अल्कोहल में अपघटित कर रहा है। एथिल जो ब्यूटरेट है इसको किस में कर रहा है? ब्यूटेरिक एसिड और एथिल अल्कोहल में अपघटित कर देता है और इस क्रिया के होते रहने पर पुनः एथिल ब्यूटरेट बन जाता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स की जो प्रतिक्रियाएं हैं
वो उत्क्रमणीय होती हैं। फिर अगला पॉइंट है, प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइम्स अपरिवर्तित रहते हैं, यानी एंजाइम्स प्रतिक्रिया के अंत तक बदलते नहीं हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, एंजाइम्स की थोड़ी सी मात्रा भी अनिश्चित काल तक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में समर्थ होती है। मतलब अगर इनकी कम मात्रा हो तो कम मात्रा में भी ये अनिश्चित काल तक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि इनकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और एंजाइम्स का केवल अगर एक अणु देखा जाए तो इसका एक अणु हर मिनट प्रति मिनट में सबस्ट्रेट के 5 लाख अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इसलिए इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में जरूरत होती है। फिर अगला पॉइंट है, एक प्रकार के एंजाइम्स एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। अगर एक तरीके का एंजाइम है तो एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि एंजाइम की विशिष्टता होती है, ये विशेषता होती है ये कि एक प्रकार का एंजाइम एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करता है और इसे एंजाइम की सबस्ट्रेट विशिष्टता कहा जाता है। इसी प्रकार से एंजाइम में प्रतिक्रियाएं विशिष्टता तथा वर्ग विशिष्टता भी पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट है, अधिकांश एंजाइम्स के क्रियान्वयन व सक्रियण के लिए एक सह एंजाइम की आवश्यकता होती है। सह एंजाइम क्या है? तो कभी कभी एंजाइमों की सक्रियता के लिए अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को सह एंजाइम कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एंजाइम सक्रिय हो, इसके लिए अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो उसे ही सह एंजाइम कहा जाता है या को एंजाइम कहा जाता है। तो कहा गया है अधिकांश एंजाइम्स के क्रियान्वयन या सक्रियण के लिए एक सह एंजाइम की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। फिर अगला पॉइंट है, प्रोटीन्स के बने होने के कारण एंजाइम्स अधिक ताप, अम्ल या अधिक लवणता पर विकृत हो जाते हैं। चूंकि प्रोटीन के बने होते हैं इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं, अगर अधिक ताप मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है या अधिक लवणता मिल रही है तो ये विकृत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कह सकते हैं। अब फिर चलिए इसकी रासायनिक प्रकृति को समझ लेते हैं, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स को जान लेते हैं। तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन क्या है? तो अमीनो अम्ल का बहुलक होती है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है कह लीजिए। किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, यानी सभी एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। और एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन के उच्च अणुभार वाले अणु होते हैं। इनका अणुभार 20,000 डाल्टन से कई लाख डाल्टन तक होता है। कितना अणुभार होता है? 20,000 डाल्टन से कई लाख डाल्टन तक होता है और इनके प्रत्येक अणु पर सक्रिय स्थल होते हैं जिनके कारण अणु उत्प्रेरण करता है। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर एंजाइम्स 2 प्रकार के होते हैं। अगर रासायनिक प्रकृति को देखा जाए तो इसके आधार पर एंजाइम्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम या सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स केवल ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसलिए इनको सरल ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंजाइम कहा गया है। जैसे एमाइलेज है, प्रोटीएज है, यूरिएज है, ये एंजाइम्स के उदाहरण होते हैं। कौन से एंजाइम्स के? तो सरल ग्लोबुलर प्रोटीन्स के उदाहरण हैं। और फिर दूसरा है जटिल संरचना वाले संयुग्मी प्रोटीन्स एंजाइम, यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम्स, कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड। तो संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन होलो एंजाइम में पेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, पेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त अप्रोटीन भाग भी होता है। इसीलिए संयुक्त एंजाइम के 2 भाग हो गए, एपो एंजाइम और सहकारक या कोफैक्टर। तो सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, कोएंजाइम या सह एंजाइम, प्रोस्थेटिक समूह और धात्विक आयन। यानी सहकारक कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। कोएंजाइम या सह एंजाइम कहा जाता है, प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है और धात्विक आयन कहा जाता है। आज के अंक में इतना ही। आगे की अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और कक्षा 9 से 12 तक के सभी वीडियो लेक्चर मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चैनल से देखिए।